दोस्तों आज की फिल्म का नाम इविल डेड है, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था नन अदर देन सैम राइमी ने और ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म को भी डायरेक्ट किया था जिसका नाम विद इन द वुड्स था और उसी की कहानी पर यह मूवी है। नाउ शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी में दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट जिनमें ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा और उसकी बहन शेरिल, साथ ही उसका दोस्त स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड शैली एक जंगल में जा रहे होते हैं। ये सभी जंगल के एक कैबिन में रहने आते हैं। ये जगह काफी डरावनी होती है, साथ ही ये कैबिन भी। हम देखते हैं जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस घर के पास रखा एक झूला हिल रहा होता है और स्कॉट जैसे इस घर की चाबी को लेता है तभी वो झूला अचानक ही बंद हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। खैर रात को शेरिल को दिखाया जाता है वो कुछ ड्रॉ कर रही होती है, तभी एक अनजान शक्ति शेरिल के हाथों को अपने वश में कर लेती है और उससे एक ड्राइंग बनवाती है और ये ड्राइंग होती है एक किताब की जिसके मुंह पर किसी शैतान की फोटो बनी है। तभी आगे सीलर का गेट अपने आप ही हिलने लगता है, लेकिन शेरिल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर जब ये सभी डिनर कर रहे होते हैं तो उस सीलर का गेट फिर से हिलने लगता है और इस बार तो वो खुल जाता है। सबका ध्यान इस पर जाता है। इन्हें लगता है कि अंदर जरूर कोई जानवर होगा, इसलिए स्कॉट नीचे देखने चला जाता है। पर काफी देर हो जाती है और स्कॉट बाहर नहीं आता। ऐश उसे काफी आवाज भी लगाता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए ऐश को सीलर में जाना पड़ता है। ऐश को अंदर कुछ ठीक नहीं लगता, तभी उसके सामने स्कॉट आकर उसे डरा देता है। स्कॉट ऐश को सीलर का सामान दिखाने लगता है जिसमें एक टेप रिकॉर्डर, साथ ही एक किताब और एक खंजर भी होता है। इस पर शैतान का मुंह बना होता है और हम इस किताब को देखते हैं और ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे शेरिल ने बनाया था जब उसके हाथ उसके काबू में नहीं थे। अब ये दोनों इन सामान को ऊपर ले आते हैं और फिर इस रिकॉर्डर को प्ले करके सुनने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जिसने इसे रिकॉर्ड किया था उसका नाम रेमंड नोबी था और वो अपनी वाइफ के साथ एक पुरानी सभ्यता के ऊपर रिसर्च कर रहा था जिसका नाम केंडार था। और ये सभ्यता जहाँ बसती थी वहीं पर ये दोनों जाते हैं और इन्हें वहीं से ये किताब मिलती है, जिसके बाद ये दोनों इस कैबिन में आकर इस बुक पर रिसर्च करते हैं और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक एंशिएंट इजिप्टियन सुमेरियन भाषा में लिखी है। इस पुस्तक का नाम नातुरोम डेमंतो होता है, यानी कि द बुक ऑफ द डेड, और इस किताब में लिखे मंत्रों के जरिए आत्माओं को जगाया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार ये जाग गए तो फिर ये किसी को भी अपने वश में करके उन्हें मार देंगे। ये जानने के बाद भी रेमंड इसके मंत्रों को पढ़ने लगता है जिसकी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। पर इससे पहले कि हम वो सुन पाते शेरिल डर के मारे रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है, लेकिन स्कॉट उसे फिर से प्ले कर देता है और उन मंत्रों से हम बाहर कैबिन में देखते हैं कि वहाँ के जमीन में से लाल रोशनी निकलने लगती है, यानी कि वो आत्माएं अब बाहर आ रही हैं। अंदर हम शेरिल को देखते हैं जो कि बार बार चिल्ला चिल्ला कर इसको ऑफ करने के लिए कहती है। तभी एक पेड़ की टहनी इनकी खिड़की पर आकर गिर जाती है। इससे शेरिल और डर जाती है और वो अंदर भाग जाती है। टेप रिकॉर्डर की बात इनको मजाक लग रही होती है और इस बात से अनजान की इन्होंने क्या कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि वो अनजान शक्ति इनके घर के बाहर होती है और इन सब पर नजर रख रही होती है, लेकिन वो जाती है शेरिल के पास। हम देखते हैं शेरिल को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और पागल शेरिल उस आवाज के पीछे कैबिन के बाहर चली जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि बाहर वो शक्ति उन पेड़ों में आ जाती है और उसको पोजेस करने की कोशिश करती है, जिसमें शेरिल के कपड़े फट जाते हैं और एक तरह से ये रेप होता है। शेरिल कैसे भी इनसे बचकर कैबिन में चली आती है। सब उसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। वो कहती है कि ये पेड़ जिंदा हो गए और उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है, इसलिए मैं एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगी और मुझे अभी यहाँ से जाना है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं मानती, इसीलिए ऐश उसे शहर ले जाने लगता है और बाकी यहीं पर रुकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिस ब्रिज से ये यहाँ पर आए थे वो ब्रिज टूट चुका है और इसके अलावा और कोई रास्ता इन्हें पता भी नहीं है। ये देख शेरिल और डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है और अपना आपा खो देती है और वो कहती है कि ये पेड़ हमें कहीं भी जाने नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश कैसे भी उसे वापस कैबिन में ले आता है, जिसके बाद वो फिर से उस रिकॉर्डर को प्ले कर अकेले ही सुन रहा होता है। इसमें रेमंड बताता है कि उस मंत्रों के उच्चारण से बुरी आत्माएं जाग चुकी हैं और उन्होंने उसकी बीवी को पोजेस कर लिया है और किताब के अनुसार अगर इनसे छुटकारा पाना है तो शरीर के उस हिस्से को काट देना होगा जिन पर इनका काबू हो जाता है। इससे ये शैतानी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि ऐश तो ये सुन रहा होता है। उसी दौरान लिंडा और शैली एक गेम खेल रहे होते हैं
जिसमें लिंडा बिना देखे बताती है कि शैली के हाथ में कौन सा ताश का पत्ता है और वो ऐसा कर भी रही होती है। लेकिन तभी शेरिल एक डेमोनिक वॉइस में बिना देखे सभी पत्तों का नाम बताने लगती है और इसका कारण ये है क्योंकि वो पोजेस हो गई है और उसके अंदर बुरी आत्मा आ चुकी है और वो कहती है कि तुम सभी आज मरने वाले, और ये कहकर वो जमीन पर गिर जाती है। ऐश और लिंडा उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी शेरिल अचानक ही होश में आकर एक पेंसिल को लिंडा के पैर में घुसेड़ देती है और ऐश को भी दूर फेंक देती है। लेकिन स्कॉट उसका सामना करता है और वो उसे उसी सेलर में बंद कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनका प्लान है कि सुबह तक कैसे भी यहाँ इंतजार करना है और उसके बाद जैसे ही सुबह होगी तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। शैली और स्कॉट एक साथ होते हैं। तभी स्कॉट कुछ देर के लिए बाहर जाता है और जब वापस वो रूम में आता है तो वो देखता है कि खिड़की टूटी पड़ी है और शैली गायब है। लेकिन तभी उस पर शैली हमला कर देती है और हम देखते हैं कि उस पर भी आत्मा का कब्जा हो गया है। स्कॉट बचने के लिए उसका हाथ काटने लगता है, लेकिन शैली खुद ही अपना हाथ काट देती है। हम देखते हैं कि उस हाथ में एक खंजर भी होता है। उस हाथ में वही खंजर होता है जिसे नीचे से वो लाए थे और ये खंजर स्कॉट लेकर सीधा शैली की पीठ में घुसा देता है और हम देखते हैं कि इससे शैली मारी जाती है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि आप गलत हो, क्योंकि वो फिर से जिंदा हो जाती है। इसलिए स्कॉट उसको बुरी तरह मारता है और मारने से मेरा मतलब है कि कुल्हाड़ी से बुरी तरह काट देता है, वो भी कई टुकड़ों में। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और स्कॉट उसके शरीर के हिस्से को बाहर ले जाकर दफना देते हैं। इस चीज से स्कॉट डर गया होता है और वो फैसला करता है कि वो यहाँ से अभी निकलेगा। लेकिन ऐश कहता है कि अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि लिंडा चल नहीं सकती, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन स्कॉट उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अभी जाऊंगा, चाहे मुझे अकेले ही जाना हो, और वो अकेले चला भी जाता है। ऐश भी वापस लिंडा के पास जाता है और वो देखता है कि लिंडा भी बदल जाती है और ये देख ऐश यहाँ से भागने लगता है। तभी स्कॉट अंदर आता है, वो भी बुरी हालत में, और वो बताता है कि उसका ये हाल पेड़ों ने किया है। इसी दौरान लिंडा, जिस पर हैवानी शक्तियाँ हावी हो चुकी हैं, वो बिना रुके बस हंसी जा रही होती है और ये चीज ऐश को इरिटेट कर रही होती है। इसलिए वो लिंडा को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा चुप नहीं होती। इसलिए वो लिंडा को मारने जाता है, वो भी उसी कुल्हाड़ी से। पर अब लिंडा ठीक हो जाती है, इसीलिए ऐश उसे नहीं मारता। और जैसे लिंडा ठीक हुई है वैसे ही हम देखते हैं कि सेलर के अंदर से शेरिल की आवाज आती है और वो भी कह रही होती है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ और मुझे यहाँ से तुम बाहर निकाल सकते हो। इसलिए ऐश उसके पास जाने लगता है, लेकिन शेरिल फिर बदल जाती है और वो ऐश को पकड़ लेती है। लेकिन ऐश कैसे भी उससे बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंडा भी फिर से वापस वैसी होती है, इसलिए ऐश उसे बाहर ले जाकर छोड़ देता है क्योंकि वो उसकी हंसी से परेशान हो गया होता है। और इसके बाद वो सीधा स्कॉट के पास जाता है, लेकिन अब स्कॉट भी नहीं रहा। लेकिन अचानक फिर ऐश को लिंडा की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की पर उसे देखने जाता है, पर तभी पीछे से लिंडा आग उसी खंजर से वार कर देती है। लेकिन ऐश खुद को संभाल उस खंजर को लिंडा में ही घुसा देता है, जिससे लिंडा मारी जाती है। हम देखते हैं कि ऐश भी लिंडा की बॉडी को काटने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो उससे प्यार करता था इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो बाहर जाकर उसे दफना देता है। उसकी कब्र पर उसे एक पेंडेंट दिखता है जो उसी ने उसे गिफ्ट किया था, और जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तभी कब्र में से लिंडा का हाथ बाहर आता है और वो उसे पकड़ लेती है। वो कब्र से बाहर आकर उस पर अटैक करती है, पर इस बार ऐश उसे नहीं छोड़ता और वो उसकी गर्दन काट देता है और उससे उसी हालत में छोड़ वो कैबिन के अंदर चला जाता है और देखता है कि सेलर का गेट खुला हुआ है, यानी कि शेरिल बाहर आ चुकी है। हालांकि वो उसे दिखती नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलता है और वो उसे मिल भी जाती है। फिर इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें वो उसे गोली मार देता है, पर इससे वो मरती नहीं है, लेकिन वो उसे कैबिन के बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है। शेरिल अंदर आने की कोशिश करती है, पर वो उसे आने नहीं देता। अब ऐश देखता है कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है और इसकी गोलियां होती है सेलर में, जिसे लेने के लिए वो चला जाता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अंदर जाते ही उसके साथ भूतिया घटनाएं होने लगती है, जैसे कि चीजों का हिलना। लेकिन अचानक ही सब कुछ भी ठीक भी हो जाता है। पर ये तो बस तूफान आने से पहले वाली शांति थी, क्योंकि फिर अचानक ही उस पर शेरिल अटैक कर देती है और इस बार वो उसके सीधा सर में गोली मारता है। पर तभी हम स्कॉट को देखते हैं और वो भी बदल चुका है और वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद शेरिल भी अंदर आ जाती है और ये दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं। इनसे लड़ते दौरान वो देखता है कि इनके शरीर से धुआं आ रहा होता है और इसकी वजह होती है कि दरअसल वो बुक जिनके मंत्रों से ही आत्माएं जागी हैं वो आग के पास होती है। इसलिए ऐश समझ जाता है कि अगर उसने इस किताब को जला दिया तो शायद इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। वो काफी कोशिश करता है कि वो उस बुक तक पहुंचे, लेकिन ये दोनों पहुंचने नहीं देते। पर ऐश पहुंच जाता है और उस बुक को आग में फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों खत्म होने लगते हैं, लेकिन ये कोई आम तरीके से खत्म नहीं होते, बल्कि इनका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक शैतान का रूप लेते ही अचानक ही फट जाता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है,
है क्योंकि सुबह हो चुकी है और शायद ये आत्माएं सुबह हमला नहीं करती, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि हम उस आत्मा को देखते हैं जो कि सीधा ऐश की तरफ बढ़ रही होती है और उसे आसमान में उड़ा ले जाती है, जिसके साथ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों ये थी इविल डेड 1981 की कहानी, और मैं आपको बता दूं कि जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है वो कोई इसका डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, यानी कि हमें स्टोरी सेम ही मिलेगी बस कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि इस मूवी को सैम राइमी ने बिल्कुल कम बजट पर बनाया था। इसकी क्वालिटी आपने विजुअल इफेक्ट में देख ही लिया, लेकिन क्योंकि इस फिल्म से उन्हें काफी सक्सेस मिल गई थी और रिकॉग्निशन भी मिल गया था, साथ ही ब्रूस कैम्पबेल को भी एज एक्टर उन्हें नेक्स्ट पार्ट के लिए काफी अच्छा खासा बजट मिल गया था। तो बजाय सीधा सीक्वल बनाने के उन्होंने फैसला किया कि वो उसी कहानी को और अच्छे ढंग और विजुअल इफेक्ट से दिखाएंगे, और ऐसा हुआ भी। सेकंड पार्ट में एक्टिंग प्लस डायरेक्टिंग और भी बेहतर हुई क्योंकि बजट बढ़ गया था।